ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे स्केप एनर्जी की। स्केप एनर्जी, जब हम लोगों ने स्केप वेलोसिटी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि अगर हम अर्थ की सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को हाफ mv² इतनी वेलोसिटी दे देते हैं तो ये अर्थ की इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाता है। तो जब हम इसको इतनी वेलोसिटी देते हैं तो हम कहते हैं कि उसके पास टोटल एनर्जी हो जाती है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसकी काइनेटिक एनर्जी। और जब ये अर्थ की और ये मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट को देनी पड़ती है कि वो अर्थ की इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाए। तो जब अर्थ की इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाता है ऑब्जेक्ट तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होती है। तो एट इन्फिनिटी उसकी टोटल एनर्जी हो जाती है ज़ीरो और अर्थ की सरफेस पे उसकी टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन से ये इक्वेट कर सकते हैं तो -GMEM अपॉन RE प्लस हाफ mve², ये एनर्जी जो हमने उसको दी और इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी गिवन टू ऑब्जेक्ट, ठीक। और इसको हम इक्वल टू 0 लिख सकते हैं जो एट इन्फिनिटी उस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ से देखो हमें क्या पता चल रहा है कि एनर्जी गिवन टू ऑब्जेक्ट, अगर हम इसको E से रिप्रेजेंट करें तो एनर्जी गिवन टू ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या हो जाती है प्लस GMEM अपॉन RE। तो बहुत इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इस एनर्जी को हम कह सकते हैं स्केप एनर्जी। तो स्केप एनर्जी की वैल्यू ये है और स्केप एनर्जी को डिफाइन करेंगे एनर्जी required by mass m to escape Earth's gravitational field. This definition is important. And this expression is just plus sign and expression of potential energy. अब हम बात करते हैं सैटेलाइट की। तो अगर सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h हाइट पर अर्थ की सरफेस से, तो हम इसकी बात कर चुके हैं कि इसको इस ऑर्बिट में चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स देता है। और उस लॉजिक से GMEM अपॉन RE प्लस h², ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इस ऑर्बिट में चलने के लिए रिक्वायर्ड ऑर्बिटल मोशन ऑर्बिटल वेलोसिटी प्रोवाइड करता है mv² अपॉन रेडियस r ऑफ दिस ऑर्बिट, ठीक। और यहाँ से हमको ऑर्बिटल वेलोसिटी मिलती है √ GME अपॉन RE प्लस h। और हमको ये भी पता चलता है कि ये एक्चुअली एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो इसको अंदर की ओर खींच रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको रेडियली आउटवर्ड एक्सपीरियंस हो रहा है और ये बैलेंस है। अगर ये इस वेलोसिटी से मूव करना बंद कर दे तो ये अर्थ की ओर नीचे गिर जाएगा। तो इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है कि सैटेलाइट एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में अपने ऑर्बिट में घूमता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और इस पर दो फोर्सेस लग रहे होते हैं सैटेलाइट पर, एक
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसकी वैल्यू हमने लिखी m ऑर्बिटल वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन r, जहाँ r ऑर्बिट की रेडियस है, और दूसरा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स GMEM अपॉन r स्क्वायर। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की वजह से इसके पास दो तरह की एनर्जीज होती हैं। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसकी वजह से इंटरैक्शन एनर्जी, जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, सैटेलाइट के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और ऑर्बिटल मोशन जो कर रहा है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि सैटेलाइट के पास टोटल कितनी एनर्जी होती है कि वो इस ऑर्बिट में घूमता रहे। तो सैटेलाइट की एनर्जी ऑफ सैटेलाइट will be potential energy, that is minus GMEM upon R plus kinetic energy, that is half mVO square। ठीक, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं GME अपॉन R। तो अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आता है माइनस GMEM अपॉन 2R। ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये वैल्यू आती है, और ये निगेटिव है। इसका मतलब कि सैटेलाइट अर्थ सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम विद एन अट्रैक्शन फोर्स विच इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट है इसका निगेटिव आना बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, इसका निगेटिव आना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और अब इसको हम पॉइंट वाइज लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं कि निगेटिव एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, इसका क्या मतलब है। So negative energy of satellite implies that Earth and satellite form a stable system which is bound with energy this much. What does it mean by bound with energy? This implies that if satellite is provided plus this much energy which is bounding it with the Earth, then satellite will leave its orbit and will escape. So if question is asking you how much energy a satellite should be given so that it escapes to infinity, then it's simply plus GMEM upon 2R. So it is escape energy of the satellite also, and this is binding energy of the satellite also. So this minus GMEM upon 2R is binding energy of the satellite, and plus GMEM upon 2R, this is escape energy of satellite. Right? So this is an important discussion, and now we move to the next important discussion, weightlessness of the object inside the satellite। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस क्यों एक्सपीरियंस होती है। हम सभी ने सैटेलाइट्स की फ़ोटोग्राफ्स देखी हैं, वीडियोस देखे हैं, और हमने देखा है कि एस्ट्रोनॉट्स उसमें ऑलमोस्ट उड़ते हुए एग्जिस्ट करते हैं।
तो ऐसा क्यों होता है, क्यों वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होती है? अगर हम इस आदमी को सैटेलाइट की फ्लोर पे इमेजिन करें, ठीक है, तो इस पर एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो उसको हम लिख लेते हैं जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है। और इसके अलावा इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, क्योंकि ये इस सर्कल में घूम रहा है, तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्सपीरियंस होता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू हुई mv² स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की स्पीड से ही, वेलोसिटी से ही इस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है सैटेलाइट के साथ, और ऑर्बिटल वेलोसिटी के स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई। तो देखो ये और ये एक्सप्रेशन एक ही हो गए। इसको भी हम लिख सकते हैं g, और ये m यहाँ पे नहीं होगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी g मास ऑफ अर्थ अपॉन r होती है, ठीक है। तो इसको इसके साथ जब आप देखोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ एस्ट्रोनॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल फोर्सेस हो गए और ऑपोजिट हो गए। अब हम लोगों ने मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि अगर फ्लोर पे किसी आदमी को अपना वेट एक्सपीरियंस होता है तो वो इस वजह से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगता है और रिएक्शन फोर्स फ्लोर उस पर ऊपर की ओर लगाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्चुअली आदमी फ्लोर को नीचे की ओर पुश करता है, जिसके रिएक्शन में फ्लोर आदमी पे ऊपर की ओर आर न्यूटन फोर्स लगाती है, और ये आर ही इसको अपनी वेट की फीलिंग देता है। अगर ये आर किसी भी वजह से चेंज होता है, जैसे लिफ्ट में ये आदमी है और लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ये आर इंक्रीज कर जाता है और आदमी को हैवियर महसूस होगा। अगर लिफ्ट नीचे गिर रही है या नीचे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो स्यूडो फोर्स लगता है और ये आर चेंज करके डिक्रीज करता है और आदमी को लाइटर फील होता है। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में, इसीलिए फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट भी आदमी को वेटलेसनेस का एक्सपीरियंस देती है। यानी अगर ये आर चेंज होगा तो आदमी को जो वेट एक्सपीरियंस हो रहा है अपना, वो चेंज होगा। यहाँ पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये जो फोर्स है ये इसको नलीफाई कर देता है, और उसकी वजह से जो रिएक्शन फोर्स इस आदमी पर फ्लोर का ऊपर की ओर लगना चाहिए था, वो रिएक्शन फोर्स क्या होता है कि GM अपॉन आर स्क्वायर को होना चाहिए था रिएक्शन फोर्स प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो अट्रैक्शन फोर्स के बराबर हो गया, यानी GM अपॉन आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि यही सेम वैल्यू है। तो रिएक्शन फोर्स हो गया 0, और इस वजह से इस एस्ट्रोनॉट को सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होती है, क्योंकि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन इज 0, तो उसको ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं होता। तो ये वेटलेसनेस की वजह है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि वेटलेसनेस क्यों एक्सपीरियंस होती है एस्ट्रोनॉट से, तो आप मैथमेटिकली ये दोनों फोर्सेस दिखाकर इस इक्वेशन के थ्रू बता सकते हैं कि अगर आदमी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फ्लोर को आर रिएक्शन, फ्लोर को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ पुश करता, तो उस पर आर रिएक्शन फोर्स लगता, साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आ रही है, तो जो रिएक्शन फोर्स उस आदमी पर लग रहा है अर्थ फ्लोर का सैटेलाइट के, वो 0 हो जा रहा है, और इसी वजह से एस्ट्रोनॉट वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करते हैं। और हम स्पेसिफिकली टेक्निकली करेक्ट लैंग्वेज में इस तरीके से आंसर करेंगे कि सिंस रिएक्शन फोर्स acting on the person inside the satellite is 0, therefore person experiences weightlessness.
और अब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट अगर आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? वो 2 पाई आर डिस्टेंस ऑर्बिटल वेलोसिटी से कवर कर रहा है, तो उसका जो टाइम है वो 2 पाई आर अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी होना चाहिए। लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? 2 पाई आर, और ये है जी एम अपॉन आर। ठीक, तो जी एम अपॉन आर टू द पावर 1/2 अंडर रूट के अंदर होती है ये वैल्यू। तो यहाँ से अगर तुम देखो तो तुम इसे लिख सकते हो 2 पाई आर टू द पावर 3/2 अपॉन जी एम टू द पावर 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम। तो ये टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट है, वो किसी भी प्लैनेट का सैटेलाइट हो, जहाँ पर ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा, ये मास ऑफ प्लैनेट हो जाएगा, और आर है रेडियस ऑफ प्लैनेट प्लस एच हाइट से, अगर वो सैटेलाइट प्लैनेट की सरफेस से एच हाइट पर रिवॉल्व कर रहा है। यहीं से हमें केपलर के बहुत इम्पोर्टेंट रूल या लॉ की डेरिवेशन या लॉ का सोर्स मिलता है। केपलर्स लॉ कहता है कि t to the power 2 is directly proportional to r क्यूब, जहाँ r है सैटेलाइट के या प्लैनेट के रेडियस का क्यूब। तो अगर हम सन को अर्थ की तरह अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर माने, तो अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, इसी तरह से ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी। तो इस रूल से या इन मैथमेटिकल स्टेप से हम समझ सकते हैं कि अर्थ का टाइम पीरियड का स्क्वायर उसके ऑर्बिट के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, और ये केपलर्स फर्स्ट लॉ है। तो ऑल्दो केपलर्स लॉ अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें वो 3 इम्पोर्टेंट लॉ पता होने चाहिए। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ है कि टाइम पीरियड स्क्वायर ऑफ अ प्लैनेट अबाउट द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब ऑफ द ऑर्बिट। एंड सेकेंड लॉ सेज that planets revolve in elliptical orbits instead of circular orbits about Sun. Kepler's third law says that area swept by the planet in equal time will be same. That means जब planet सन के पास होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट के शेप की वजह से, तो वो तेज चलता है और उतने ही टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, और जब वो सन से दूर होता है तो स्लो चलता है और उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन ये जो एरिया उसने स्वीप किया यहाँ और यहाँ, ये एरिया इक्वल होता है, और उसे हम कहेंगे कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स सेम। ये 3 लॉज आपके बोर्ड के सिलेबस में अभी हटा दिए गए हैं, लेकिन ये तीनों लॉज मेंस और नीट में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये तीनों लॉज आपको, अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो मेंस के लिए या नीट के लिए, तो आपको आने चाहिए। तो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है सैटेलाइट के लिए, सैटेलाइट के रिगार्डिंग, और उनमें से एक है कि हमें पता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी हाइट पर डिपेंड करती है सैटेलाइट के। तो अगर सैटेलाइट की हाइट इतनी हो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इस तरीके से एडजस्ट हो
कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड अर्थ के अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के टाइम पीरियड के बराबर हो, मतलब 24 आवर्स। इफ height of satellite is such that time period of satellite is exactly same as the time period of, यहाँ time period होना चाहिए, as time period of revolution of earth about its own axis, that is 24 hours, then that satellite will remain above the same place of earth always and will be known as geostationary satellite. सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ हाइट ऑफ अ सैटेलाइट इज सच दैट टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज एग्जैक्टली सेम एज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस 24 hours, then that satellite will remain above the same place of earth and will be known as geostationary satellite। तो इस डेफिनेशन को आप नोट करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट सैटेलाइट के बारे में है कि सैटेलाइट सभी ऑर्बिट्स में स्टेबल नहीं है। सैटेलाइट सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिनका प्लेन इक्वेटर के प्लेन से मैच सिंक्रोनस हो, इक्वेटर से पास होता हो। ओनली दोज ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट आर स्टेबल विच पास थ्रू द प्लेन ऑफ इक्वेटर। क्योंकि अगर कोई सैटेलाइट किसी ऐसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करे जो इक्वेटर के प्लेन से नहीं पास होते हैं, तो उस पर जो फोर्सेस लगेंगे वो कुछ ऐसे लगेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड और अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। जबकि इस प्लैनेट पर, इस सैटेलाइट पर जो कि जिसका प्लेन ऑर्बिट का इक्वेटर्स के प्लेन से पास होता है, उस सैटेलाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा। तो ये स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। तो सैटेलाइट केवल उन कंट्रीज़ या प्लेसेस के ऊपर रिवॉल्व कर सकते हैं जो इक्वेटर पर हैं। लेकिन कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो पोल को ऑब्जर्व करते रहते हैं। वो खास तरह के सैटेलाइट होते हैं और उनकी ऑर्बिट खास तरीके के प्लेन में एग्जिस्ट करती है और उन्हें हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। तो चलो देखते हैं कि पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस पॉइंट को नोट करेंगे कि ओनली दोज ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट आर स्टेबल विच पास थ्रू इक्वेटोरियल प्लेन। Polar satellites are low altitude satellites। 500 to 800 किलोमीटर की इनकी रेडियस होती है and they revolve in north south direction and they orbit the poles and they can scan the whole earth। जबकि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट सिर्फ उन रीजन्स पर स्कैन कर सकते हैं जो इक्वेटर पर एग्जिस्ट करते हैं। तो पोलर सैटेलाइट्स और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में ये मेन डिफरेंस है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन के से पास होता है और ये फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिवॉल्व वेस्ट टू ईस्ट एंड देयर टाइम पीरियड इज 24 आवर, while polar satellites revolve in north-south direction and they orbit the poles। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हाई ऑल्टीट्यूड पर रिवॉल्व करते हैं और इनका जो ऑर्बिट है वो इक्वेटर से पास होता है, इक्वेटोरियल प्लेन में होता है। ऐसे ऑर्बिट्स को हम पार्किंग ऑर्बिट्स कहते हैं, जबकि पोलर ऑर्बिट्स जो हैं
वो इक्वेटोरियल प्लेन से पास नहीं होते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिर्फ उन प्लेसेस को स्कैन कर सकते हैं जो इक्वेटर पर हैं, जबकि पोलर सैटेलाइट्स पूरी अर्थ को स्कैन कर सकते हैं। और इसीलिए जो वेदर फोरकास्ट करने वाले सैटेलाइट्स, जो वेदर फोरकास्ट में हेल्प करने वाले सैटेलाइट्स होते हैं या स्पाई सैटेलाइट्स होते हैं, वो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं। तो पोलर सैटेलाइट्स और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो डिफरेंस है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें कम से कम 2 से 3 पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो ये हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के लास्ट टॉपिक्स थे। और नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।